हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेक्शन 54F के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 54F, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कैपिटल गेन। ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और ये औरों से थोड़ा अलग भी है। कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी, क्या इसके कंडीशंस होंगे, इन सब को एक एक करके हम देखेंगे और समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 54F। क्या कहता है आखिर ये? कैपिटल गेन इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउस, यानी कि अगर आपको कैपिटल गेन होता है तो इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउस, और आप उस गेन को अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो रेसिडेंशियल हाउस में, तब फिर एप्लीकेबल होगा आपके लिए सेक्शन 54F। आप कहोगे इससे पहले हमने सेक्शन 54 में भी तो यही बात डिस्कस की थी कि जब हम रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब फिर हमको बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही आपने सुना, भाई बिल्कुल सही आपने समझा। लेकिन समझने की जरूरत है कि आखिर सेक्शन 54 और 54F में डिफरेंस क्या है। सेक्शन 54 कहता था कि अगर आप घर को बेच करके घर खरीदोगे तो एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन ये कहता है कोई भी कैपिटल गेन हो, किसी भी कैपिटल गेन से अगर आप अपना घर खरीदते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। यूजुअली जब कोई अपना पहला मकान खरीदने जाता है तो क्या होता है, उसके पास कोई पहला तो घर है नहीं, पहला घर खरीद रहा है तो उसको कई सारी चीज़ें बेचनी पड़ती है। अपनी ज्वेलरी बेचती है, अपनी कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अपने बॉन्ड्स वगैरह बेचने पड़ते हैं, अपनी सिक्योरिटी बेचनी पड़ती है, एक अच्छा खासा फंड इकट्ठा करना पड़ता है। तो उनको भी एग्जेम्पशन प्रोवाइड कराने की फैसिलिटी दी गई है अंडर सेक्शन 54F में। लेकिन हाँ, यहाँ पे कंडीशंस लगाई गई हैं। इन्होंने कहा है कि ये जो बेनिफिट है हम केवल इंडिविजुअल और एचईएफ को ही देंगे और किसी को इसका बेनिफिट नहीं देंगे। हालांकि वहां पे भी वही बात थी, सेक्शन 54 में भी वही बात थी कि इंडिविजुअल और एचईएफ ही चाहे तो अपना घर बेच करके घर खरीदेंगे तो एग्जेम्पशन मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी बेच करके अगर आप घर खरीदोगे तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। क्या कंडीशंस हैं? देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नॉट बीइंग अ रेसिडेंशियल हाउस। रेसिडेंशियल हाउस को छोड़ के कुछ भी बेच दो, क्योंकि रेसिडेंशियल हाउस को बेचकर रेसिडेंशियल हाउस खरीदोगे तब तो 54 हो जाएगा। कुछ दूसरा बेच करके अगर आप रेसिडेंशियल हाउस खरीदोगे तो सेक्शन 54F हो जाएगा। होपफुली आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। ट्रांसफर ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन, यानी कि अगर आपने एक प्लॉट को बेचा, प्लॉट को बेच करके आपने घर खरीदा तो उसको भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। वो भी कोई रेसिडेंशियल हाउस नहीं है, वो एक नॉर्मल सा प्लॉट है, वहाँ कोई रहता नहीं है। एक प्लॉट मतलब खाली सा मैदान है ना, तो उसको भी अगर आपने बेचा और उसको बेच करके भी आपने घर खरीदा तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। द एसएससी शुड purchase one residential house situated in India within a period of 1 year before और 2 years after the date of transfer। यानी कि आप अपना लिए एक घर खरीदो इंडिया में, आप यहाँ पे कोई चीज़ बेच करके कहीं दूसरी कंट्री में जाकर खरीदोगे तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोई चीज़ बेच करके जो गेन होता है उस गेन का यूटिलाइजेशन आप एक अपने लिए घर खरीदने के लिए करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ये बेनिफिट लेने के लिए आपको रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि या तो बेचने से 1 साल पहले खरीद लो या बेचने के 2 साल के बाद तक खरीद लो। ऐसा ना कर पाओ तो भी एक थर्ड कंडीशन है, कंस्ट्रक्ट वन रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। यानी कि घर को बेचने, जो भी प्रॉपर्टी आपने बेची है, बेचने के 3 साल के अंदर अंदर आप अपना घर कंस्ट्रक्ट करवा लो। इफ सच इन्वेस्टमेंट इज नॉट मेड बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, then the net sale consideration has to be deposited under capital gain account scheme। बहुत ध्यान से समझना। अभी तक हम जहां पे कोई भी बात डिस्कस करते थे हम बात करते थे कैपिटल गेन की। ये एक लौता सेक्शन है जो आपसे कहता है नेट सेल कंसिडरेशन। बात को समझने की कोशिश करिएगा। होता क्या था कि आपसे कहा जाता था कि जब आपको बेनिफिट चाहिए तो फॉर एग्जांपल सेल कंसिडरेशन है, उसमें से आप एक्सपेंस करते थे तो आता था नेट सेल कंसिडरेशन। यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको नेट सेल कंसिडरेशन को इन्वेस्ट करना है। और जगह कहते थे कि नेट सेल कंसिडरेशन से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करोगे, जो वैल्यू आएगी इसमें आपको एग्जेम्पशन मिलता था। आ रही बात समझ में? लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि भैया नेट सेल कंसिडरेशन पे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या और बोला गया? यहाँ पे बोला जा रहा है
कि अमाउंट यूटिलाइज्ड बाय द एसएससी फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एसेट एंड द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट शैल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। भैया नेट सेल कंसिडरेशन अगर आप उस फाइनेंशियल ईयर तक या जो भी ड्यू डेट है उससे पहले पहले तक अगर आप खरीद ले रहे हो तब तो ठीक है, नहीं तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कर लो। जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग अ हाउस और फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, हम ये मान लेंगे कि वो उसकी प्राइस हो गई है, उस नए एसेट की प्राइस है वो। The SSC should not own more than one residential house on the date of transfer। एक और रेस्ट्रिक्शन लगा दी, जब आप कुछ भी बेच करके घर ही खरीदने जा रहे हो तो ये ध्यान रखना कि आपके पास उससे पहले सिर्फ एक ही घर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 0 होगा तब भी चलेगा, पहला 1 होगा तब भी चलेगा। 2 घर है और तीसरा घर खरीद रहे हो आप, तब ये सेक्शन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपको इस केस में कोई एग्जेम्पशन नहीं मिल पाएगा। यानी कि कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन लेने के लिए आपके पास मैक्सिमम 2 घर ही होने चाहिए, उससे ज्यादा का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। द एसएससी शुड नॉट परचेज एनी रेसिडेंशियल हाउस विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years। इन्होंने क्या कहा, द एसएससी शुड नॉट purchase any other residential house within a period of 2 years or construct any other residential house within a period of 3 years from the date of transfer of original asset। यानी कि यह ध्यान रखिएगा कि जो घर आप खरीद रहे हो उसके बाद दोबारा कोई दूसरा घर नहीं खरीदोगे अगले 2 साल के अंदर अंदर, दोबारा कोई 3 साल के अंदर अंदर कोई तीसरा घर नहीं बनवाओगे। एक घर ऑलरेडी आपके पास है, आपने एक घर और खरीद लिया, एग्जेम्पशन मिल गया। एग्जेम्पशन लेने के अगले 2 साल के बाद आप कहो कि दोबारा मैं एक घर बनवा ले, तब फिर आपको ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। जो एग्जेम्पशन मिला था वो कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद ये कहा जा रहा है क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन। इसमें एग्जेम्पशन का क्वांटम समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पिछली बार जो आपसे बात करता था मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करता था। जितना भी आपके पास कैपिटल गेन है, ये अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, विच एवर इज लोअर का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक प्रपोर्शन यूज करने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा इसमें क्या कह रहा हूँ मैं। If cost of new residential house is more than or equal to net sale consideration of original asset, entire capital gain is exempt। भैया जितना नेट सेल कंसिडरेशन है उससे ज्यादा का आपका नया घर है, तब तो पूरा का पूरा गेन आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। If cost of new residential house is less than net sale consideration of original asset, only proportionate capital gain is exempt। उस केस में आपके लिए प्रोपोर्शनेट ही एग्जेम्प्ट होगा। अब ये प्रोपोर्शन आप कैसे निकालोगे समझने की कोशिश करिएगा। जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे उस एसेट की प्राइस से जिस एसेट को आपने खरीदा है, यानी कि वो रेसिडेंशियल हाउस जो आपने खरीदा है, और डिवाइड कर दोगे नेट सेल कंसिडरेशन से। ऐसा करने पर जो आपको वैल्यू मिलेगी उसका ही एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपका नेट सेल कंसिडरेशन है 2 करोड़ रुपए, आपने 3 करोड़ रुपए या 2.5 करोड़ रुपए या 2 करोड़ 10 लाख रुपए का नया मकान खरीद लिया, तो जितना एग्जेम्पशन तक पूरा क्लेम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका नेट सेल कंसिडरेशन 2 करोड़ रुपए है और आपने इन्वेस्ट किया है 1 करोड़ 80 लाख रुपीस, तब आपको फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले पे ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, consequences where the SSC purchase any other residential house within a period of 2 years or construct any other residential house within a period of 3 years from the date of transfer of original asset। क्या consequences होंगे अगर आप खरीद लोगे तो? मैं आपको बता ही चुका हूँ, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ लॉ की लैंग्वेज में। The capital gain exempt earlier under section 54F shall be deemed to be taxable as long-term capital gain in the previous year in which such residential house is purchased or constructed। भैया अगर ऐसा हुआ होगा तब फिर हम उसको टैक्सेबल कर लेंगे जिस साल आपने उसको ट्रांसफर किया है। ठीक है भैया, तो ध्यान रखिएगा कि कोई दूसरा घर ना खरीदेगा। कॉन्सिक्वेंसेस इफ न्यू एसेट इज ट्रांसफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। भैया नया घर खरीदोगे तो भी आपके लिए एग्जेम्पशन कैंसिल हो जाएगी, और जो घर खरीदा है उसी को ही 3 साल में ट्रांसफर कर दो, 3 साल के अंदर अंदर ट्रांसफर कर लो, तो क्या होगा? Capital gain would arise on transfer of new asset and the capital gain exempt earlier under section 54F would be taxable as long term capital gain। भैया ट्रांसफर करने पर जो आपके लिए कैपिटल गेन आया है वो भी, और सेक्शन 54F में जो एग्जेम्पशन लिया था उसका भी टोटल आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि वो जो एग्जेम्पशन आपको मिली थी वो एग्जेम्पशन आपके लिए कैंसिल हो जाएगी।
बात समझ में आपको आ रही होगी। एक छोटी सी बात मैं आपको क्लियर कर दूं इसी सेक्शन में कि जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का जो बेनिफिट था वो आपको सारे सेक्शन में मिलेगा, चाहे वो सेक्शन 54 हो, 54B हो, 54D हो या 54F हो। इन सब में अगर आपको ध्यान हो तो आपको जो टाइम लिमिट दी जा रही थी वो 1 साल से ज़्यादा, 2 साल, 3 साल, इस तरह से लिमिट दी जा रही थी। एक्सेप्ट 54EE और 54EC, इन दोनों में आपसे कहा जा रहा था कि आपको 6 महीने के अंदर एसेट को खरीदना है, चाहे नोटिफाइड यूनिट्स चाहे नोटिफाइड बॉन्ड्स। तो उन दोनों को छोड़ के बाकी हर जगह आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर जिस साल आपने एसेट को ट्रांसफर किया है उससे पहले उसकी ड्यू डेट, जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है उससे पहले अगर आप एसेट खरीद ले रहे हो तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उससे पहले आप नहीं खरीद रहे हो तो अपने फंड्स को आप क्या करोगे, इन्वेस्ट कर दोगे, डिपॉजिट कर दोगे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। तब ऐसा क्या किया जाएगा तो आपको उसका भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बट मेक श्योर कि जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है वो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही यूज हो, यानी कि जिस काम के लिए आपने इन्वेस्ट किया है उसी काम के लिए ही यूज हो, कोई दूसरा सोर्स उसका ना यूज किया जाए। आपको मेरी बातें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशंस थे, अब मैं सब डिस्कस कर चुका हूँ। अगर किसी का छूट गया हो तो मैंने स्पेसिफिकली अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं, तो आप जाकर के अलग अलग वीडियोस चेक कर लीजिए जिस भी एग्जाम्शन के बारे में आप जानना चाहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।